आप इस वक्त जहां बैठे हैं एक पत्रकार होते और आपके सामने एक पत्रकार से विधायक बना हुआ कोई व्यक्ति होता तो आप उनसे क्या सवाल करते? मेरे मन में एक बड़ी इच्छा है। ये मैंने उस दिन लिखा है जबकि चैनल्स के ऊपर खबर तक नहीं आई थी राजस्थान में जातिवाद है और यह घातक है। महाराष्ट्र के अंदर एक मुद्दा चल रहा है कि जिसको मराठी नहीं आती है वो महाराष्ट्र में नहीं रह सकते, उनको मराठी बोलनी पड़ेगी वहाँ। हाँ, उनको दरअसल क्या जानकारी नहीं है कि छत्रपति शिवाजी का जो खानदान है वो राजस्थान से गया हुआ है। उन्होंने 20 करोड़ रुपए का केस कर दिया उस समय आपके ऊपर। 98 में अध्यापक आता है और 5,000 रुपए की रिश्वत का लिफाफा उनको देता है, मिठाई का डिब्बा देता है। उसके बाद सचिन पायलट, बहुत कुछ बनने का मन है। हनुमान बेनीवाल, किरोड़ीलाल मीणा, रविंद्र सिंह भाटी, राजेंद्र राठौड़। कि मैंने चंद्रशेखर जी से पूछा था कि आप नहीं रहेंगे तो आपको किस रूप में जाना जाए। बीजेपी और आरएसएस में क्या फर्क है? वो राजस्थान की समिट हुई थी, उसमें उद्योगपति हमारे मुख्यमंत्री जी और सबके बैठे हुए मैं भी था। राजस्थान को अपशब्द कह करके गए। एक जोधपुर के व्यक्ति थे, उन्होंने 800 दी थी। उसमें संजोग से आदरणीय भैरव सिंह जी भी बैठे, मोदी जी भी बैठे, आपकी गाड़ी में, और अशोक गहलोत जी भी बैठे। फोन की एक बार कि दफनाने के लिए पैसे दें। बहन भाई आए पत्रिका कार्यालय में, उसके साथ बच्ची के साथ में रेप हुआ था। राहुल गांधी जी के बारे में क्या कहें? उतावले। सचिन पायलट जी को मैं महत्व नहीं देता कि सचिन पायलट जी कुछ भी हो, हमारे राजस्थान की धरा के प्रति प्रेम कहाँ से लाएंगे? मेरे सामने जो विराजमान हैं डॉक्टर गोपाल शर्मा, हालांकि अभी तो विधायक हैं, लेकिन राजस्थान और देश की पत्रकारिता में इनका एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा योगदान रहा है। कई प्रकार के परिवर्तन इन्होंने अपनी पत्रकारिता से लाए। सर, मैं आपको इस पूरे संबोधन में सबसे पहले आपका धन्यवाद बहुत और आपका ये बड़प्पन है कि आपने ये श्रेय दिया है। ये आपका आपने जो किया है वो बताना सबका ये जरूरी भी है, लेकिन मैं इस पूरे संबोधन में आपको सर शब्द से संबोधित करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि सर शब्द जो है आप जैसे लोगों को थोड़ा सा खटकता है, मुझे ऐसा लग रहा है। जो आपको अच्छा लगे है ना। पहला सवाल जो मेरे मन में आ रहा है कि अगर आप इस वक्त जहां बैठे हैं एक पत्रकार होते और आपके सामने एक पत्रकार से विधायक बना हुआ कोई व्यक्ति होता तो आप उनसे क्या सवाल करते? मेरे मन में एक बड़ी इच्छा है, उसके बाद अपन बातचीत शुरू करेंगे। मैं उनसे ये पूछता कि आप राजनीति में क्यों आए और क्या चीज़ है जो पत्रकारिता में नहीं कर पाए जिसके कारण आपकी राजनीति में आने की इच्छा हुई। तो आपके सवाल से शुरू किया जाए। हाँ, बताएं। 1997 में आपने एक अपना अखबार, अपना एक पत्रकारिता का दौर शुरू किया। हालांकि उससे पहले आप किसी दूसरे संस्थान के साथ काम कर रहे थे और आपने अपना खुद का शुरू किया। तो क्यों आपको लगा कि एक मुझे अपना खुद का पत्रकारिता का क्षेत्र शुरू करना चाहिए, और उस समय क्या आपको लगता था कि हाँ, इस चीज़ें हम लोग हमारे थ्रू करके और कुछ अच्छा बदलाव कर सकते हैं? देखिए, आपके प्रति बहुत सम्मान रखते हुए मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि 1997 में महानगर टाइम्स शुरू करने से पहले पत्रकारिता के लिहाज से 300 जिलों को कवर कर चुका था। राजस्थान पत्रिका में मुख्य संवाददाता, विशेष संवाददाता के नाते हैं। और इसके अलावा भारत के अनेक प्रांतों के चुनावों को कवर कर चुका था। मेरे को अधिकतम ऐसे ध्यान आता है कि राजस्थान में एक बार मैंने विधानसभा चुनाव से पहले 90 विधानसभा क्षेत्रों में खुद जाकर के कवर किया था। और मध्य प्रदेश के अंदर भी ऐसी स्थिति थी कि मैंने लगभग 70 विधानसभा को कवर किया। तो पत्रकारिता के लिहाज से, जबकि मेरे को लाल चौक पर तिरंगा फहरने, कार सेवकों के सत्याग्रह, कार सेवकों के भगवा झंडा फहराने और 6 दिसंबर के विवादित ढांचे के अंत सहित कई घटनाओं का साक्षी बनने का अवसर मिला। पत्रकारिता के अंदर राजस्थान में जो सम्मान हो सकते थे वो सम्मान मिले, और उससे ज़्यादा है
कि मैंने यह पाया राजस्थान के अंदर कि जनता एक पत्रकार से कितना प्रेम कर सकती है। जिलों के अंदर उस समय जाते थे तो लोग देखना चाहते थे, तो उसके बावजूद मेरे मन के अंदर एक बात थी कि मैं आया हूँ, पहले पत्रकारिता से पहले राजनीतिक कार्यकर्ता था। राजनीतिक कार्यकर्ता को छोड़कर पत्रकारिता में मैं इसलिए आया क्योंकि मैं अपना परिवार चलाने के लिए जो आर्थिक व्यवस्था थी उसका हल मैं कोई राजनीति में देख नहीं पा रहा था। तो मेरे को लगा कि अगर मैं राजनीति के अंदर चला गया तो मेरा घर कैसे चलेगा, मैं रोटी कहाँ से खाऊंगा। मूल जो विषय था वो ये था, क्योंकि बहुत गरीब परिवार से होने के कारण हमेशा ये रहा है कि रोटी कैसे खाएंगे। तो पत्रकारिता में आने के बाद में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि क्या कुछ ऐसे परिवर्तन जो कि सीधे कलम से हो सकते हैं, क्या ऐसा करने की कोशिश करनी चाहिए। तो मेरे दिमाग में जो बात आई वो जयपुर लोकसभा की बात आई। इसके पहले 1995 की बात है, आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष के लिए कहा था। किस संगठन के लिए? भारतीय जनता पार्टी के। 1995 की बात है। अच्छा। तो मैंने उनसे निवेदन किया, मैंने कहा साहब मेरा पत्रकारिता के अंदर इतना मन लगा हुआ है कि मैं आ नहीं पाऊंगा। इसके बाद में ललित किशोर जी चतुर्वेदी ने, जिसको काफी सारे लोग जानते हैं, जब वो अध्यक्ष बने तो उन्होंने कहा कि उपाध्यक्ष बन जाइए मेरे साथ में। मैंने वही जवाब दिया उनको, मैंने कहा कि सब मैं राजनीति में आऊंगा तो अपना संपूर्ण देने के लिए आऊंगा और संपूर्ण उपाध्यक्ष बन करके नहीं दिया जा सकता। बड़ी सुंदर बात है, आपसे बहुत कुछ करेंगे हम लोग राजनीति से जुड़ी, लेकिन मेरा सवाल ये, आपने कहा कि मेरे घर को चलाने के लिए आर्थिक स्थितियों को देखते हुए मैंने राजनीति छोड़ करके पत्रकारिता का चयन किया। जी। पहली बार जब आप राजस्थान पत्रिका में आप संवाददाता के तौर पर काम करने गए, क्या आपका मासिक वेतन उस समय रहा होगा? पहला वेतन 700 रुपये। पहला वेतन 700 रुपये, जिसमें 250 रुपये कमरे का किराया। हालांकि पहले भैरव सिंह जी क्या रहता था, वहाँ किराया नहीं लगता था, लेकिन जो ही मेरे को पहला वेतन मिला मैं किराए के कमरे में चला गया। 125 रुपये दूध के देता था बच्चे के लिए, और 150 रुपये के अंदर खाना खा लेते थे, आटा दाल चावल। शादीशुदा थे आप उस समय? शादीशुदा था। परिवार सहित यहाँ? हाँ, एक बच्चा हो गया था उस समय। तो वो उस समय 700 रुपये पहली बार मिले थे। फिर महानगर का सफर कैसे शुरू किया आपने? महानगर का इसलिए कि राजस्थान पत्रिका के अंदर मेरे को काफी पैसे मिलने लग गए थे। मतलब आप ये देखिए कि 6-7 पदोन्नतियां हुई मेरी 12 साल में। ओके। और मेरे को मना करना पड़ा, मैंने कहा कि मेरे को पदोन्नति नहीं चाहिए। उसका कारण है कि मेरे साथी जो सब एडिटर थे और मैं चीफ रिपोर्टर बन चुका था, तो मेरे मन में ये था कि ऐसा मत करिए। पत्रिका में और भी ऐसे अवसर आए हैं, जैसे एक बार 1.5 महीने की यात्रा पर मैं एकता यात्रा में था आदरणीय मोदी जी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के साथ में, तो उन्होंने मेरे को 250 रुपये रोज का भत्ता देना चाहा, तो भी मैंने कहा खर्चा कुछ होता नहीं था, लोगों की रोटी खाते थे और गाड़ी के अंदर चलते थे, तो इसमें किस चीज का भत्ता हुआ। तो मन के अंदर कभी भी धन को लेकर के असंतुष्टि का भाव नहीं हुआ। तो जब पत्रिका के अंदर ऐसी स्थिति बनी कि मेरे लिए ज्यादा कुछ करने की गुंजाइश नहीं थी, तो मैंने बहुत शेखावत साहब भैरव सिंह जी को जब मैंने कहा तो उन्होंने कहा पैसे की कोई बात है तो गुलाब जी कोठारी को कह देता हूँ। हाँ। मैंने कहा साहब पैसे की ही बात नहीं है। उन्होंने कहा कुलिस जी जब तक नहीं कहें तब तक मत छोड़ना। मैं सुबह 6 बजे कुलिस जी साहब के घर जा कर के सरोजनी मार्ग पर उनके पाँव छू करके मैंने आशीर्वाद मांगा। उन्होंने आंख बंद की और मैं चला आया। मैंने कहा मौनम स्वीकृति लक्षणम। तो आपने वो स्वीकृति मान ली थी। भैरव सिंह जी शेखावत साहब की और कुलिस जी की बड़ी अच्छी दोस्ती रही थी। भैरव सिंह जी की और कुलिस जी की बहुत अच्छी नज़दीकियां और मित्रता थी, लेकिन दोनों के अंदर एक धर्म था। शेखावत साहब कभी भी राजनीतिक कार्यों के अंदर पत्रिका की मदद नहीं चाहते थे। वो पत्रिका की मदद तो चाहते थे, वो चाहते थे, कई बार क्या होता था कि बहुत
पीड़ित लोग ऐसे आ जाते थे जिनके धन का बहुत अभाव रहता था। तो मैंने एक दो किस्से देखे हैं जब शेखावत साहब ने कुलिश जी साहब को फोन करके कहा कि इनकी कुछ आर्थिक मदद कर दीजिए। हालांकि पत्रिका हमेशा शेखावत साहब के साथ रहा और शेखावत साहब ने भी पत्रिका को बहुत प्रेम दिया, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों के अंदर एक लक्ष्मण रेखा थी। उसको नहीं लांघते थे, उसको नहीं लांघा। अपने प्रोफेशन के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं था। अच्छा, फिर महानगर की शुरुआत हो गई, बड़ा अच्छा नाम चल रहा था पूरे देश भर में, आज भी हालांकि एक बड़े प्रतिष्ठित नामों में एक नाम है। फिर आप राजनीति, पहले राजनीति आपने बताया कि मैं करता था, फिर पत्रकारिता में आ गए, फिर अचानक से क्यों आ गए राजनीति? नहीं, उसमें ये था कि पत्रकारिता के जरिए जो चेंज करने की ज़रूरत है और जो हम दिल से करना चाहते हैं, उसमें एक धन बड़ी बाधा है। और धन की बाधा होने के कारण जब हम अपने साथियों को पूरी तरह से संतुष्ट नहीं रख सकते, उनको आगे नहीं बढ़ा सकते और सरकारों के सामने गिड़गिड़ा नहीं सकते, तो ऐसी स्थिति के अंदर जबकि सरकारी विज्ञापन बहुत बड़ा साधन हो, तो मेरे को ये लगा कि ठीक है, बेटे बड़े हो गए, अपने पुराने साथी सब चल रहे हैं, ये लोग अपने हिसाब से चलाते रहे। मैं ऐसी चीज़ों के अंदर नहीं फंस सकता था। मैंने, आपको विश्वास नहीं होगा, कभी सरकारी विज्ञापन के लिए अगर कभी बात की होगी तो एक आध बार जबकि बहुत संकट की स्थिति आ गई तब मैंने कहा है, नहीं तो मैंने हमेशा शुरुआत में ये सोचा कि क्या पत्र लिख के दे दूं कि मुझे सरकारी विज्ञापन नहीं चाहिए। मैंने, आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि पत्रकार को जो ज़मीन मिलती है उसके लिए भी मैंने एप्लीकेशन नहीं लिखी, क्योंकि मैंने घर अपना बना चुका था 1 मंजिल का उस समय। तो मैंने सोचा है नैतिकता के खिलाफ है, हम कैसे कर सकते हैं ये अखबार के ज़मीन के लिए आज भी 17 वर्ष हो गए, अपने को जो मूल ज़मीन है वो नहीं मिल पाई है। उसका कारण यही है कि सरकार कोई भी बनती है तो सरकार होती है। अच्छा, आज अगर आज की बात करें, वर्तमान तक की बात करें, तो क्या आप सरकार से कोई आपको भूखंड, जमीन ऐसा कुछ मिला है एक पत्रकार के नाते? कब की बात कर रहे हैं अपन, इस सरकार की या शुरू से? नहीं, शुरू से। शुरू से मेरे को 200 मीटर का भूखंड पत्रकारों को, जो औरों को मिला, वो सरकार ने खुद निर्णय किया कि 17 ऐसे पत्रकार जिन्होंने अप्लाई नहीं की है लेकिन वो पात्रता रखते हैं, उनको देना चाहिए। एक तो वो मिला, और उसके अलावा 4000 मीटर राज्य स्तरीय अखबार को मिलते हैं। उसमें से मैं 545 मीटर ही ले पाया हूँ गैपलैंड, वो जहाँ हम बैठे हुए हैं। इसके अलावा राज्य सरकार को किसी तरह की भी कोई प्रार्थना राज्य को, केंद्र को कभी नहीं की। पत्रकारिता में ऐसा आपने क्या देखा होगा उस समय जब आपके दौर की पत्रकारिता आप करते थे? आप 90 के दशक में एक बहुत बड़ा जो नाम आपका उसके बाद लगातार कंटिन्यू कर, तो क्या चेंजेज उस समय लगा था कि ये चेंजेज है, ये मैं करूँगा, और आपने वो किए हो? नहीं, उसका कारण ये था कि ये तय किया हुआ था कि अखबार के मालिक के प्रति निष्ठा, पत्रकारिता के प्रति ईमानदारी, और व्यक्तिगत रूप से कोई खरीद नहीं सके और डरा नहीं सके, इस संकल्प के साथ में पत्रिका में मैं घुसा था। शेखावत साहब ने पुलिस जी को कहा था कि इनको पत्रकार बना दीजिए, तो मैंने ये सोचा हुआ था कि जब शेखावत साहब कहेंगे तो मैं पत्रकारिता छोड़ सकता हूँ। अच्छा, लेकिन जो हमारा धर्म है उसको नहीं छोड़ूंगा। उसको ईमानदारी से जितनी भी कोशिश हो सकती थी उतनी मैंने कोशिश की है। बहुत मुश्किल से लोगों के साथ से, जनता के साथ से और अपने पत्रकार साथियों के साथ से ही इतना लंबा सफ़र तय हो सकता है, नहीं तो बहुत ऐसे अवसर देखे हैं जिसमें बहुत कठिन है ये यात्रा। और आपको मैं बताऊं, कोई भी बैठ करके हिसाब किताब कर ले तो उसको पता चलेगा कि जितनी संपत्ति है उतना ही लोन है। आज तक की स्थिति आपके ऊपर, हाँ, जितनी संपत्ति है उतना ही लोन है। इसलिए कोई जीवन में ये सोचे कि क्या कमाया, तो कमाया ये कि खादी का कुर्ता है,
तो साफ होना चाहिए, प्रेस किया होना चाहिए, कलफ लगाया हुआ होना चाहिए। पहले खुद कलफ लगा करके करते थे, नील डाल के करते थे, उसको प्रेस करते थे, अब धोबी से करवा लेते हैं। घर के अंदर है, 1995 के अंदर मैंने जो पुस्तक लिखी कार सेवा से कार सेवा तक, उसमें मेरे पास जो पैसे आए उससे मेरा घर बना, आज भी वही है। पर सर ये एक नैरेटिव है सेट जो बड़े लोगों में है कि जो पत्रकारिता के क्षेत्र में आते हैं, जो किसी मीडिया हाउसेस के जो ऑनर होते हैं, मालिक होते हैं, बड़े पैसा वाले होते हैं, उनके पास खूब सारे पैसे होते हैं। नहीं, निश्चित होते होंगे। हम कभी मालिक रहे ही नहीं, किस चीज़ का मालिक है? हम लोग तो सामान्य परिवार के अंदर ऐसे घर में जन्म लिए हुए हैं। मेरे को याद आता है एक दिन मैंने भिखारियों के बीच में बैठ करके खाना खाया, तो हम किस चीज़ का मालिक हो गए? हाँ, अगर अखबार और ज़्यादा आगे बढ़े और ज़्यादा संपत्तियाँ हों तो अपने साथियों को संतुष्ट करें, ये ज़रूर मन में हमेशा रहता है। ऐसी कोई खबर आपको याद आ रही हो जिसको आप करने के बाद बड़े खुश हुए और उसका असर हुआ और उसके बाद आपको लगा कि यार ये मेरे जीवन का जो मैं जिस उद्देश्य के साथ पत्रकारिता में आया था वो आज मेरा उद्देश्य है वो सिद्ध हो गया हो? ऐसी कितनी ही खबरें हैं, कितनी ही खबरें हैं। मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं कि अभी गोधरा के ऊपर जो फिल्म बनी है साबरमती, उसके अंदर जो निष्कर्ष है वो जिस दिन गोधरा की घटना हुई है उस दिन दोपहर में मैं लिख चुका हूं कि ऐसे ये आए, पेट्रोल आया और इस तरह से इन लोगों ने और ऐसे मिल करके ये काम किया है। ये मैंने उस दिन लिखा है जबकि चैनल्स के ऊपर खबर तक नहीं आई थी कि गोधरा के अंदर कोई घटना हो गई है जिसमें राम सेवक जला दिए गए हैं, क्योंकि संजोग से उस रात में गोधरा से ही गुजरा था। इसी तरह से मैं आपको बताऊं कि मेरी संतुष्टि के अलग विषय हैं। आज ये जो अपना जनपथ है, मैंने एक आइटम लिखा, उसका नाम राजपथ रखा हुआ था, दूसरे दिन जनपथ हो गया। खोड़े के हनुमान जी के अंदर 5 फीट की सड़क होती थी, आज ये सारा जो बना हुआ है ये केवल एक टेलीफोन से। वसुंधरा जी का बहुत आभारी हूँ, उनको मैंने फ़ोन किया, मैंने माता जी के नाम से कर दीजिए। वही मैं आपकी प्रोफाइल देख रहा था, आपको कई सारे बड़े बड़े लोगों ने पत्र लिखा है आपकी पत्रकारिता को लेकर, वसुंधरा जी ने भी लिखा है और आप कई देशों की यात्रा भी कर चुके हैं। जी, जी। इसको किस तरीके से विवरण में हमें बताएंगे? इसको ये है कि शुरू से है ना, मतलब अलग से कुछ करने की प्रवृत्ति है, तो उसमें हमेशा ये रहता है कि हम क्या करें, जाएं तो कहाँ जाएं। जैसे देश को मैंने देखा, 12 ज्योतिर्लिंग को के मैंने दर्शन किए, अनेकों शक्तिपीठों के दर्शन किए, तो 5 जो हमारे तख्त साहब हैं उनको कैसे छोड़ सकता हूँ? तो मैंने 5 तख्त साहब के दर्शन किए, 5 तख्त साहब के दर्शन किए, तो जैसे फिर ये लगा कि किस देश में जाएं तो क्या करें। तो एक बार ऐसा हुआ कि संजोग से मैं अमेरिका गया और उस समय चुनाव थे ट्रंप के और हिलेरी क्लिंटन के, तो मैंने वहाँ का एक घटना से मूड पकड़ा। एक व्यक्ति ने टी शर्ट मांगी किसी से म्यूजियम के बाहर, और उस व्यक्ति ने हिलेरी क्लिंटन की उसको टी शर्ट दे दी। वो अमेरिकन नाराज हो गया, बोले व्हाई नॉट ट्रंप। तो मेरे तुरंत खटक गया कि ये तो ट्रंप का माहौल है। फिर 2-3 लोगों से मैंने उस तरह के सवाल पूछे, तो लोगों ने कहा कि नहीं, अब हम ये चाहते हैं कि हमारा असली गोरा हो। तो चुनाव से 6 महीने पहले मैंने लिखा कि खाली बिसात होनी है, चुनाव होना है, बनेगा ट्रंप। बाकी ट्रंप तो बन चुका, बनेगा ट्रंप, बन चुका। ये राजनीति में महत्व करता है कि नैरेटिव क्या सेट पहले होता है, उसके अकॉर्डिंग ही रिजल्ट आते हैं। उसके अलावा कुछ है ही नहीं, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। मेरे को कभी राजस्थान का ध्यान नहीं आता। एक बार ऐसी स्थिति हो गई कि विधानसभा के चुनाव नहीं हुए थे और मैं इतवारी पत्रिका का मुख्य आर्टिकल लिखना था, मैंने लिख दिया अलविदा और हरदेव जोशी जी की फोटो लगा दी। पत्रिका के अंदर ये हुआ कि वो मार्केट में जाए कि नहीं जाए अंक, क्योंकि वोटिंग ही नहीं हुई है। और मैंने लिख दिया कोई भी शक्ति नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है जो इनको वापस सत्ता में ला सके। भैरव सिंह जी मेरे तो पिता की तरह हैं। वो जब 98 के अंदर चुनाव हुआ तो मैंने लिख दिया आखिरी 7 दिन। यहाँ तक कि एक बार शेखावत साहब हमारे बहुत ही, मेरे तो पिता के बाद वही हैं जो कुछ हैं, गंगानगर में गया कवर करने के लिए, वो चुनाव लड़ रहे थे। तो मेरे को ध्यान आया, मैंने 100 लोगों से मुलाकात की तुरंत, व्यापारियों से, और मैंने लिखा कि जिस दिन शेखावत साहब
गंगानगर में होते हैं उस दिन पहले नंबर पर होते हैं, और जब चले जाते हैं तो तीसरे नंबर पर हो जाते हैं, वो तीसरे नंबर पर आए। तो ऐसी अनेक घटनाएं हैं। मोदी जी वाराणसी के 14 के अंदर मैंने कितने 3 लाख और इस तरह के लिख दिए थे, मैंने कहा इतने वोटों से जीतेंगे। देवीलाल जी बलराम जाखड़ का बहुत कड़ा मुकाबला था सीकर के अंदर, मैंने बहुत मतदान करवाए लोगों से, ऐसे कभी बस में, कभी कहीं कहीं हाँ। और यहाँ पर जयपुर में 2 बहुत बड़े लोग राजनीति और समाचार पत्र के, उनको लगता था कि रिजल्ट क्या आएगा। मैंने कहा सब 50,000 वोट से चौधरी देवीलाल चुनाव जीतेंगे। 2 राउंड के अंदर शुरुआती दौर में देवीलाल पिछड़ रहे थे, तो अजय चौटाला जी मेरे बगल में बैठे थे, मैं वहाँ बैठा था पत्रकार के नाते, तो उन्होंने कहा दादाजी तो जा रहे हैं। मैंने कहा दादाजी 50,000 वोट से चुनाव जीतेंगे, आप लोग कुछ ही सोचते रहिए। वो 46,000 वोट से चुनाव जीते। तो ये क्या जनता का जो मूड है, अगर हमारा पहले ही दिख जाता है, पहले दिख जाता है। आप क्योंकि ये सवाल इसलिए आया सामने कि आपने जो बातें बताई, आपने उस दौर की बताई, आपने भैरों सिंह जी शेखावत के बारे में लिख दिया कि आखिरी 7 दिन, आपने हरदेव जोशी जी के बारे में लिख दिया, अलविदा, उसके बाद आपने तमाम चीज़ें पहले ही लिख दी। एक वो दौर होता था और एक आज का दौर है। आज के इस दौर को इस संदर्भ में कैसे देखते हैं आप? क्योंकि ये चीज़ें अगर कहीं आजकल ऐसी बहुत कम जगह पर देखने को मिलती है और दिखती भी हैं, तो उसके बाद उसका एक्शन का रिएक्शन हो जाता है। नहीं, उसमें यह है कि जैसे अपना विधानसभा का चुनाव था, उसको लेकर के मैं बहुत विनम्र था। जब ये सांगानेर से मैं टिकट मांग रहा था, आदरणीय भजन लाल जी को टिकट मिली, तो मेरे मन में तकलीफ नहीं थी, बल्कि खुशी थी कि भगवान हो सकता है अपने को राजनीति से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, क्योंकि मैं तो हमेशा से लोकसभा का लड़ना चाहता था। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब मेरे को नामांकन से 1 दिन पहले केंद्र से फोन आया कि आपको सिविल लाइन से टिकट दे रहे हैं, मैंने उनको एक ही चीज़ कही, मैंने कहा इसको आत्म प्रवंचना मत मानिए, कम से कम 25,000 वोट से चुनाव जीतूंगा। आप चाहें तो इधर उधर भी कर सकते हैं मेरे को, मतलब कोई सी आसपास की दे दीजिए, कोई उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। उसमें सिर्फ एक भाव था कि मैंने जयपुर के अंदर रह करके पत्रकारिता के जरिए जनता की जो सेवा की है, उसके भी तो वोट हैं, पार्टी के वोट हैं, कार्यकर्ताओं का परिश्रम है, जनता की अपनी भावना है। लेकिन हम लोगों ने पत्रकार बन करके जनता के सेवक की जो भूमिका निभाई है, और कभी किसी भी चीज़ के अंदर ऐसे में लिप्त नहीं हुए जो गलत काम हो, तो पब्लिक को पता चलने पर वो कैसे अस्वीकार करेगी। तो इसको मैं सबसे बड़ी चीज़ मानता हूँ, एक पत्रकार की ईमानदारी और कर्मठता का जनता के द्वारा भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होने पर स्वीकार करना। इसलिए आपको राजस्थान के अंदर सिविल लाइंस का जो चुनाव परिणाम है, वो औरों से प्रतिशत के हिसाब से थोड़ा अलग दिखाई देगा। जैसे जयपुर के अंदर 4 ये हेरिटेज के अंदर, शहर के अंदर सीटें, आसपास की सीटें हैं, इनके अंदर उस तरह के परिणाम आते रहे हैं जो परिणाम आए हैं। लेकिन सिविल लाइंस का परिणाम इसलिए थोड़ा अलग है क्योंकि प्रभु का आशीर्वाद, मोदी जी के प्रति मेरे मन के अंदर बहुत अगाध श्रद्धा, और जनता के प्रति तो मतलब हमारे पास और क्या है, गरीब घर के अंदर पैदा किए, जनता ने इतना मौका दिया, तो मुझे बहुत नौजवानों पर, महिलाओं, बहनों पर इतना भरोसा था, मेरे को वो हाथ रख के कहती थी हम साथ हैं। सवालों का पुलिंदा जो है अब शुरू होगा, अभी तो सिर्फ ऐसी बातें हुई। अब हम पहला सवाल आपसे ये करते हैं कि जैसा आपने शुरुआत बता दी कि राजनीति में आप क्यों आए और पत्रकारिता को छोड़ करके आपको राजनीति में क्यों आना पड़ा। अगर इसको एक पंक्ति में हम लोग समझें कि आपने कहा कि धन, जब आप पत्रकारिता करो तो सबसे बड़ी कमी हमारे पास धन की होती है और हम लोगों की सेवा नहीं कर पाते हैं, तो क्या आप राजनीति में आ गए हैं, विधायक भी बन गए हैं, तो अब धन के माध्यम से आप लोगों की सेवा कर पा रहे हैं? नहीं, वो था अखबार चलाने के लिए धन की जरूरत, और ये है कि सरकार का अपना बजट है, सरकार के द्वारा आवंटित पैसा है, वो सही जगह पर लगे, ईमानदारी से लगे, उसके अंदर कोई गड़बड़ियाँ नहीं हो। फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसमें गरीब आदमी को केवल एक सहारे की ज़रूरत होती है, वो सहारा देने के लिए मैं तैयार हूँ। आपको जान के आश्चर्य होगा, मेरे को अपने जयपुर के घर में गए हुए 20-20 दिन हो जाते हैं।
क्योंकि उन बहनों के लिए, बच्चियों के लिए मैं हूं ना। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं राजनीति में सिर्फ इसलिए आया कि लोगों की जो काम है वो सही तरीके से हो जाए, जो बजट है उसका सही लोगों तक पहुंचे, जनता की सेवा 100%, इसके अलावा कोई उद्देश्य नहीं, कोई उद्देश्य नहीं। अच्छा, आज की राजनीति को आप किस तरीके से देखते हैं? एक आपने इतने लंबे समय से पत्रकारिता भी करी है, बहुत नज़दीक से राजनीति को देखा है, यहाँ के मुख्यमंत्रियों तक को आपने बहुत नज़दीक से कवर किया है, एक वो दौर और एक आज का दौर। देखिए, इसमें एक बड़ी चीज़ ये है कि मेरा ये मानना है कि राजनीतिक लोग हैं वे लगभग द्विज के पेशे से जुड़े हुए हैं। द्विज में विद्वता भी शामिल है, द्विज के अंदर काम करना भी शामिल है। और आचार्य चाणक्य ने एक श्लोक के अंदर कहा है कि असंतुष्टा द्विजा नष्टा। तो इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि अपने को असंतुष्टि का भाव रखने की बजाय पॉजिटिव तरीके से जितना भी हो सके करना चाहिए। जैसे मैंने आदरणीय गहलोत साहब जब मुख्यमंत्री थे तो उनको उसकी अगली लाइन बताई थी कि संतुष्टा महिभ्रता, कि संतुष्ट राजा नष्ट हो जाता है। तो इसमें यही है कि लोगों का असंतोष को मन में, मेरी आँख को मेरे मन के अंदर दबाए हुए जो कर सकते हैं वो करने की निरंतर कोशिश करते हैं। आज की राजनीति में सर अगर बात करें, जातिवाद बहुत भयंकर तरीके से हमें देखने को मिला। क्या एक उस जमाने में ये चीज़ें होती थी राजनीति में? देखिए, राजनीति में जातिवाद तो राजस्थान में रहा ही है। आदरणीय विजय भंडारी जी ने जो पुस्तक लिखी उसका उन्होंने यही निष्कर्ष निकाला कि सामंतवाद से जातिवाद के अंदर राजस्थान की राजनीति बदली है। और भारतीय जनता पार्टी को जो कुछ कम सीटें मिली इस बार लोकसभा के चुनाव में, उसका कारण निश्चित रूप से जातिवाद ही था। लेकिन ये जो जातिवाद है इसके बारे में और ज़्यादा मैं नहीं, क्योंकि वो फिर उपदेशात्मक शैली आ जाएगी। लेकिन राजस्थान में जातिवाद नहीं, आज आपको डॉक्टर साहब बोलना है। राजस्थान में जातिवाद है और यह घातक है। उसका कारण है कि जातिवाद के अंदर जो चीज़ें होनी चाहिए उससे नुकसान के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन जाति के नाम पर गर्व करना, जाति के लोग को मदद करना, ये उसी तरह से है कि आदमी को सैलरी मिलती है तो ले जाके अपने घर में देता है। तो इसलिए अपनी जाति के प्रति गर्व करना यह गलत नहीं है। लेकिन अगर मैं भगवान परशुराम को मानता हूँ तो कौन सी चीज़ है जो मेरे को रामदेव जी बाबा के चरणों में झुकने से रोकती है? आपको मराठी आती है? नहीं। तो महाराष्ट्र गए कभी आप? महाराष्ट्र कई बार गया हूं। अभी जाने का विचार है? अभी कोई सोचा तो नहीं कोई। लेकिन महाराष्ट्र के अंदर एक मुद्दा चल रहा है कि जिसको मराठी नहीं आती है वो महाराष्ट्र में नहीं रह सकता, उनको मराठी बोलनी पड़ेगी वहाँ। हाँ, उनको दरअसल क्या जानकारी नहीं है। उनको, ठाकरे बंधुओं को जानकारी नहीं है। मैं बाला साहब से मिला हुआ हूँ, मेरे से उन्होंने हिंदी में ही बात की। और दूसरी चीज़ ये है कि छत्रपति शिवाजी का जो खानदान है वो राजस्थान से गया हुआ है। इसके अधिकृत प्रमाण हैं वंशावलियों के अंदर कि अपने जो मेवाड़ राजवंश है उससे छत्रपति शिवाजी का परिवार जो पूर्वज हैं वो महाराष्ट्र गए। तो अगर वो यही होता कि सिर्फ मराठी बोलने वाले जाएंगे तो फिर छत्रपति शिवाजी महाराज कहाँ से आते? तो इसलिए भाषा का जो विवाद है वो उसी तरह जैसे जातिवाद है वैसे ही भाषावाद है। भाषा वो होनी चाहिए प्रेम की भाषा। अगर आपको मौका मिले ठाकरे भाइयों से बातचीत करने का तो आप क्या कहेंगे उनसे? देखिए, उद्धव जी से मैं एक बार मिला हुआ हूँ। उद्धव जी मेरे को कार में बैठा के ले गए थे बाला साहब से मिलवाने, ये शिवसेना भवन से जहाँ से उनका सामना का दफ्तर है, वहाँ मैं सुभाष देसाई के पास बैठा हुआ था। तो बाला साहब का मिलना मुश्किल हो रहा था तो उद्धव जी ने कहा कि मैं ले चलता हूँ और अपनी गाड़ी में बैठा के ले गए। इसमें यह है कि राज ठाकरे का ईगो और उद्धव ठाकरे जी में विनम्रता होते हुए भी जो उनको युवावस्था तक स्थान नहीं मिला बाला साहब की विशाल छत्र छाया के कारण, तो उसके अंदर एक जो मानसिक कमजोरी है ये दोनों इकट्ठी हो गई।
तो मानसिक कमजोरी और ईगो, वो दोनों मिलकर के एक ऐसा समुच्चय बना रहे हैं कि हम किस नाम से महाराष्ट्र के अंदर राजनीतिक पावर बन सके। तो आप इसको इस नज़रिए से देखते हैं। हाँ, मैं इसी नज़रिए से। राजस्थान सरकार का कामकाज कैसा चल रहा है? देखिए, सत्ताधारी पार्टी के विधायक होने के नाते आपका क्या जवाब है? देखिए, राजस्थान सरकार के अंदर, राजस्थान सरकार के कामकाज के बारे में अगर कोई मुझे एक वाक्य के अंदर पूछे तो मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी मुख्यमंत्री जी को, मैंने लगभग 8 मुख्यमंत्रियों को देखा है या मिला हूँ, इतना सक्रिय नहीं देखा। और उसका कारण है कि इनका स्वास्थ्य उसके लिए अलाउ करता है। और राजस्थान को ऐसे ही व्यक्ति की ज़रूरत है जो कुछ वर्षों के लिए या अनेक वर्षों के लिए ताकत के साथ जनता के लिए काम कर सके। क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है स्वास्थ्य और शरीर की मजबूती। और फिर जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने ऐसे विषयों में प्रवेश किया जैसे राइजिंग राजस्थान होना स्टार्टिंग के अंदर, वैसा कभी हुआ नहीं। हमने तो ऐसे देखे हैं कि जब वो राजस्थान की समिट हुई थी उसमें उद्योगपति हमारे मुख्यमंत्री जी और सबके बैठे हुए, मैं भी था, राजस्थान को अपशब्द कह करके गए, अपशब्द कह के गए। नवल जी भी थे वहाँ पर। इतनी तकलीफ हो रही थी कि ये लोग हमको ये मानते हैं कि हम लोग जैसे भिखारी हैं। मेरे को आज भी याद आता है, भले ही राहुल बजाज जी का संबंध जमुना लाल जी बजाज से, उन्होंने कहा क्या है आपके यहाँ, क्यों आएगा कोई, आपके यहाँ रास्ता नहीं, आपके यहाँ कोई फायदा नहीं, क्यों मतलब आपके यहाँ कोई आएगा, हम लोगों को तो पैसे से मतलब है। तो मैंने उस समय लिखा था, एडिटोरियल लिखा अपने अखबार के अंदर, पैसे के पुतले, कि ये लोग जिनको हम इतना सम्मान दे रहे हैं इनके मन के अंदर धरती के प्रति प्रेम ही नहीं है। तो भजन लाल जी ने राइजिंग राजस्थान करके नदियों के पानी के विषय को उठा करके और अपने अनुकूल करके, और दूसरी चीज एक ही विषय, आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए जो समझौता हुआ जल का, उसमें मोदी जी भी उपस्थित थे, उसके लिए जयपुर चुना गया। तो इसका अर्थ है कि, और प्रतिपक्ष अभी तक कोई विषय उठा भी नहीं पाया है उनके खिलाफ। हम लोगों ने बार बार कोशिश की कि विधानसभा के अंदर कुछ बोलें, उनके काले कारनामे इतने हैं, वो अपने बारे में बोलें या दूसरे के बारे में सोचें। वो तो इस पर बचे ढके हुए हैं कि कैसे हम जेल जाने से बचें। खैर, आपकी सरकार पर सवाल तो कई सारे खड़े करते हैं, चाहे विपक्ष के नेता हो या फिर राजस्थान की जनता, कई लोग जो हैं, खूब सारी चीज़ें होती है, उस पर अपन आगे बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले अपन सिविल लाइन्स की बात करते हैं। आप उस क्षेत्र के विधायक हैं जहां आपके विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी भी यहीं रहते हैं, महामहिम राज्यपाल जी भी यहीं रहते हैं, मंत्री सारे यहीं रहते हैं, ब्यूरोक्रेट्स यहीं रहते हैं। तो क्या सपने देख करके जब विधायक बने उससे पहले कि मैं सिविल लाइन्स का विधायक बनूंगा तो मेरी विधानसभा क्षेत्र में ये काम है जो मैं पूरे करूंगा, आपने ऐसे कितने काम है जो पूरे कर दिए और ऐसे कितने काम है जो अभी भी अधूरे हैं, आपको लग रहा है कि उस पर मेरा काम चल रहा है और वो ये मैं सबसे पहले करूँगा? देखिए, एक तो मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि मैं ये सोचता था पहले कि विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद में बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुरंत करवाई जा सकती हैं। उसमें थोड़ी सी दिक्कत इसलिए महसूस हुई कि जिस तरह से आमूलचूल परिवर्तन करके ट्रांसफॉर्मेशन का काम किया जाना जरूरी है, उसके लिए जो इच्छा शक्ति कर्मचारियों में, अफसरों में चाहिए और जितनी जनता के अंदर काम करवाने की तीव्रता चाहिए, उसका संजोग बैठना अभी थोड़ा बाकी है। जैसे आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि मुझे दीपावली के दिन किस सड़क के ऊपर कितनी सरकारी लाइट्स जल रही हैं ये भी गिन करके रखता हूं। जैसे मुझे पता है कि सचिवालय के सामने सेंट्रल पार्क से आते समय नवी लाइट फ्यूज थी, जो विधानसभा भवन के इधर अपने रामबाग की तरफ जाते हैं, वहाँ की स्टार्टिंग 5-7 लाइटें नहीं जल रही थी।
मैंने यहाँ तक चिंता की कि जो सिविल लाइंस का एरिया है जहाँ मंत्रिमंडल और ये सारा है, उनकी लाइट्स पेड़ों की आड़ में छिप गई है, तो वहाँ अंधेरा रहता है। ये समय बताता रहता हूँ अधिकारियों को। वो चिंता हमारे जो और बस्तियां हैं, छोटी बस्तियां हैं, छोटी बस्ती का मतलब जो गरीब बस्तियां, उनके बारे में भी है। तो मेरे अंदर तो आकांक्षाओं की आग लगी हुई है, लेकिन मैंने कहा ना कि असंतुष्टा द्विजा नष्टा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी जो अधिकारी या कर्मचारी हैं उनमें इतनी सक्रियता नहीं आई है, जिससे जो आप चाह रहे हैं वो काम पूरे नहीं हो रहे। देखिए, दो चार चीज़ों में तो मुझे दिखाई देती है। जैसे सड़कों के मामले के अंदर मुझे महसूस हुआ कि चीज़ ध्यान में लाने पर रात को 12-12 बजे, चाहे मेरे को नहीं पता चले, जैसे सड़क धंस गई, तो अधिकारी लोग खड़े रहकर चिंता करके उस चीज़ के अंदर काम करते हैं। लेकिन जो कांग्रेस के ज़माने से, या हो सकता है, मेरे को तो यही ध्यान आता है क्योंकि कमला जी जब मंत्री थी इसकी नगर विकास की, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ टिप्पणी की थी कि ऐसे मंत्री को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो इनका जो भ्रष्टाचार है अपने ज़मीनों को लेकर के, और ये तो उसके कारण जो पट्टे सुगमता से लोगों को मिलने चाहिए, गरीबों को, मध्यम श्रेणी के लोगों को, आम आदमी को, उसके अंदर लेन देन नहीं होने देने के कारण चोरी छिपे तो काम हो जाता है। लेकिन जैसे अगर हम ये सोचें कि सब लोगों को पट्टे इस तरह से बुला करके दे दिए जाएं जो 20-20 बरस से कोशिश कर रहे हैं, तो कांग्रेस राज का भ्रष्टाचार अभी तक कुछ लोगों के दिमाग से जा नहीं रहा है। एक मुद्दा है जो काफ़ी चर्चाओं में है, राजस्थान की आम जनता की, आम आवाम में उनके जुबान पर रहता है कि राजस्थान में चलती किसकी है, नेताओं की या ब्यूरोक्रेट्स की? देखिए, राजस्थान के अंदर नेता की चलने का समय आ गया है। उसका कारण ये है कि भजनलाल जी को ये 7 महीने और 12 महीने, वो 19 महीने के बाद में सारी चीज़ों की, एक एक चीज़ की समझ आ चुकी है। जैसे मोदी जी विदेशों में जाते थे तो लोग कितनी आलोचना करते थे, खाली घूमते रहते हैं, खाली घूमते रहते हैं, खाली घूमते रहते हैं। फिर हमने देखा कि वो गए ही नहीं 5-6 बरस तक कहीं, कहाँ जाए जरूरी हो वहाँ चले गए। आज उनको रोज रोज कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो सारे राजस्थान की स्थिति को मुख्यमंत्री जी ने ग्रिप में ले लिया है। तो जो पुरानी आदतें लोगों की पड़ी हुई है, निश्चित रूप से उसके अंदर बदलाव आएगा। तो आप ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में एक बदलाव की और अच्छा बड़ी सूची देखने को भी मिल सकती है। हाँ। आप कई संगठनों में, कई ऐसी चीज़ों पर, कई सारी पदों पर रहे हैं। मैं आपके उसमें देख रहा था बायोडाटा में। तो क्या एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? कोई ऐसा किस्सा आपके किसी पद पर, किसी संगठन में या किसी ऐसे समूह में आप रहे, एक ऐसा किस्सा जो आपको बड़ा अच्छा लगा और वो आपका एक अनुभव आपने हमारे दर्शकों के साथ शेयर करेंगे? देखिए, एक चीज़ मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा। पत्रकारों का यहाँ राष्ट्रीय अधिवेशन था, जर्नलिस्ट्स यूनियन ऑफ इसका इंडिया का। तो मैं उस समय राजस्थान का अध्यक्ष था। तो पहले दिन भैरव सिंह शेखावत जी मुख्यमंत्री थे, वो सम्मेलन का उद्घाटन कर चुके थे। 1700 पत्रकार देश के आए थे। उतना बड़ा अधिवेशन आज तक पत्रकारों का भारत में नहीं हुआ है। और उसकी एक बात है जिसका कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि किसी भी व्यक्ति से जो लांछित हो या सरकार से एक पैसा भी लिया नहीं था। एक नए सिस्टम को जन्म दिया कि नाश्ते की जगह नाश्ता ले लो और भोजन की जगह भोजन ले लो, इसलिए किसी से पैसा लेना ही नहीं अपने को। तो लेकिन उसकी जो खास बात है वो मैं बताना चाहता हूँ, वो ये है कि समापन समारोह में आदरणीय वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी आए। तो देश की शायद वह पहली घटना होगी कि अटल जी मंच पर थे, अध्यक्षता शिवचरण जी माथुर कर रहे थे और भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री हुए, पूरे मंत्रिमंडल के साथ श्रोताओं में बैठे हुए थे। और अटल जी ने वहां से बैठ करके, मैं चूंकि अटल जी के बगल में बैठा था, तो उन्होंने कहा, बोले ठाकुर साहब ऊपर आइए। मैं तुरंत माइक पर गया, मैंने कहा आज ठाकुर साहब श्रोता के रूप में मौजूद हैं, आज आप सबको सुनेंगे। हाँ। अच्छा, आप आज भी खबरें लिखते हैं? नहीं, खबरें नहीं लिखता,
लेकिन कुछ बुक्स के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, उसके अंदर दृष्टि रखता हूँ और दूसरी चीज़ ये ध्यान रखता हूँ कि दुनिया में कहाँ क्या चल रहा है, उसका क्या उपयोग होने वाला है। अभी प्रभात प्रकाशन ने एक मेरी पुस्तक छापी है पिछले 4-5 दिन पहले, मेरी मुलाकातें, जिसमें 40-45 ऐसे लोगों से मुलाकातें हैं जिनमें कई पूर्व प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री, संघ के पूज्य सरसंघ चालकगण, सोनिया गांधी जी या बाला साहब या भिंडरा वाले या शोभराज चार्ल्स, इन लोगों से मुलाकातों का विवरण है। तो सोशल मीडिया पर भी अपडेट आप रहते होंगे, क्योंकि आप क्या चल रहा है सब कुछ मैं देखता हूँ। देखते हैं आप सोशल मीडिया? देखता हूँ। क्या क्या देखते हैं सोशल मीडिया पर सबसे अच्छा? मेरे मूल जो मेरी नज़र रहती है ना, वो ये रहती है कि राजनीति में क्या घट रहा है और आर्थिक दृष्टि से देश किस तरफ बढ़ रहा है और दुनिया वाले उसको किस अंदाज से देख रहे हैं। कभी आप खुद अपने ट्विटर हैंडल से या किसी पोस्ट करते हैं, कुछ लिख के मन में आ रहा, कुछ चल रहा है, यार मैं कर लेता हूँ? हाँ। ऐसी कभी आती है मन में? हाँ, हाँ। किन जैसे चंद्रशेखर जी की अभी वो था, तो चंद्रशेखर जी के अवसर के ऊपर मैंने पोस्ट लिखी थी कि चंद्रशेखर होने का मतलब क्या है, क्योंकि मैंने चंद्रशेखर जी से पूछा था कि आप नहीं रहेंगे तो आपको किस रूप में जाना जाए। हाँ। तो उन्होंने बताया। तो इस तरह से और भी चीज़ है, जैसे इमरजेंसी के ऊपर मैंने पोस्ट लिखी कि इमरजेंसी को मैंने किस तरह देखा और किस तरह काम किया। हमने एक ये भी चीज़ देखी है कि आपने जब पत्रकारिता करते थे, जब आप बेस बदल कर भी कई ऐसी जगह पर पत्रकारिता आपने करी है, वो क्या किस्सा था? वो ये बच्चियों को, ब्रजेंद्र सिंह सूपा जो कांग्रेस के मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे, उनके परिवार में बच्चियों को पैदा होते ही मारे जाने के किस्से थे। और बाद में मिलाप चंद जी डांडिया जो हमारे यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने वहाँ जाकर एक खबर लिखी कि इस तरह से बच्चियों मरी हैं, 33 बच्चियाँ मरी हैं। तो मेरे को लगा कि इसमें और थोड़ा गहराई में जाने की ज़रूरत है। तो जब तक हम आँख से सारी चीज़ों को नहीं समझे तब तक कैसे हो। तो मैं इंजीनियर बना और रामपाल जी जाट जो बीजेपी के महामंत्री भी रहे, वो रास्ता बताने वाले बने। और आरपीएससी के अंदर सदस्य रहे ब्रह्म सिंह गुजर, उनके पास थी मोटरसाइकिल। तो हम लोग तीनों लोग दिन भर निकलते थे और जा करके जो भी सूपा जी के रिलेटिव और ये सब थे, उनको ये बताते थे कि नहर के लिए पैमाइश करने के लिए आए हैं, आपको खेती की ज़मीन देने में कोई दिक्कत तो नहीं है, इस तरह की नहीं है। और फिर तरीके से पूछते थे कि बताइए क्या है ये, कैसे बदनामी हो रही है आपके घर की, क्यों आपका ये नाम आ रहा है। उस समय छोटा ये रखते थे टेप रिकॉर्डर और कैमरा, पेट से निकाला, खींच ली, फिर पेट में डाल दिया, क्योंकि खतरे की जगह थी वो सारी। तो इस तरह से कुछ एक बार हुआ है ऐसा। तो ऐसी चीज़ों में कभी मुकदमे भी आपके ऊपर हुए होंगे? हाँ, मुकदमे दूसरी तरह के लोगों ने करने की कोशिश की। जैसे एक व्यक्ति के लिए मैंने ये लिखा, बिना नाम के ही थी शायद स्टोरी, कि लोगों के पैसे इन्होंने ले लिए क्योंकि ये दिवालिया हो चुके हैं। तो उस व्यक्ति को ये लगा कि ये दिवालिया तो एक कानूनन टर्म है। उन्होंने 20 करोड़ रुपए का केस कर दिया उस समय, आपके ऊपर 98 के अंदर। तो ये जो प्रशांत भूषण बड़े वकील हैं, इनको राजदीपक जी रस्तोगी ने तैयार किया। मैंने कहा मेरे पास तो कोई पैसे उसे है नहीं, उन्होंने कहा मैं मुफ्त में लड़ूंगा। तो उन्होंने मुफ्त में लड़ा और उससे फ्री करवा दिया। इस तरह की चीज़ें आई हैं, लेकिन वो सारी अखबार से जुड़ी हुई है, बाकी ऐसे व्यक्तिगत जीवन में कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब कुछ व्यक्तिगत बातें भी आपकी कर लेते हैं। आपके सबसे अच्छे विधायक कौन है जो दोस्त है आप? देखिए, एक मेरी ये कमी है कि मैं कभी दोस्त नहीं बना पाया। मैं या तो अपने से सीनियर मानता हूँ और या थोड़ा गैप रखता हूँ। तो उसमें दोस्त की परिधि के अंदर तो कहा जाना थोड़ा कठिन है। लेकिन ये है कि कुछ विधायक मेरे को पसंद आते हैं। ऐसे मतलब मेरे कहने का मतलब किसी विधायक के साथ आपने खुल के बातें की हो, हंसी ठहाके की हो, साथ गाड़ी में घूमने? हंसी ठहाका किसी के साथ नहीं, ऐसा कोई आपका मित्र नहीं है? कभी हुआ ही नहीं जीवन में। पसंद कौन कौन से विधायक हैं आपको जो बड़े अच्छे लगते हैं, ये अच्छे विधायक हैं?
देखिए, एक तो मेरे को चूरू वाले हरलाल जी सारण है, मेरे पीछे बैठते हैं, वो अच्छे लगते हैं। वो तुरंत टिप्पणी करते हैं, कोई भी बात होती है बैठे बैठे ही अपना कह देते हैं। और विधायकों के अंदर ये जूली जी मेरे को अच्छे लगते हैं, टीकाराम जी जूली। उनके अंदर एक मेरे को लगता है कि सदाशयता है और मन के अंदर आंतरिक गंभीरता है। और सत्ता पक्ष के अंदर देखें तो गुरबीर सिंह जी जो हैं, गुरजंट सिंह जी के पोते, बरार, गुरबीर सिंह बरार, हाँ। उनको विषय की डेप्थ में जाते हुए देखना मन को पसंद आता है कि ये व्यक्ति के अंदर काम करने की क्षमता है। दूसरा, रविंद्र सिंह जी भाटी भी जब कोई चीज़ बोलते हैं तो दिल से बोलते हैं, तो मेरे को अच्छा पसंद आते हैं कि आदमी दिल से बोल रहा है जो भी बोल रहा है। एक ये चोमू वाली विधायिका हैं बराला जी, ये भी लगातार बोलती हैं। ये विद्याधर जी हैं जो फुलेरा से हैं, तो इनके पिताजी चूँकि वैसे जैसे बेबाक थे वैसे ही ये हैं, तो वो खड़े होते हैं तो मेरे को उनके पिताजी की छवि ध्यान आ जाती है। राजेंद्र पारिक जी एक गंभीर विधायक हैं, उनको मैंने कभी भी ऐसी बात बोलते हुए नहीं सुना जो कि अच्छी नहीं हो। वो हमेशा, आपने मेरे अगले सवाल का जवाब ही दे दिया। हालांकि एक और ऐड करना चाहूँगा कि सत्ता पक्ष के आपने लोगों के नाम बता दिए और विपक्ष में टीकाराम जी जूली का नाम, और बराला जी के भी लिया, राजेंद्र जी पारिक का बताया मैंने। ये जो आपके विपक्ष की पार्टी है उनके भी ये आपके मित्र हैं। अच्छा, आपने बताया कि बड़ी शानदार बात बताई कि मेरा कोई दोस्त नहीं बना, तो क्या आपकी किसी से लड़ाई हुई कभी? नहीं, लड़ाई भी नहीं हुई किससे। यहाँ तक कि आपको ना पसंद नेता हो कि यार ये क्या है? नहीं, ये आप ये देखिए कि जैसे विधानसभा में 2-3 बार रफ़ीक खान जी से मेरी वाद विवाद हुआ, इस तरह का हुआ, लेकिन मनुष्य के नाते मेरे मन में बहुत प्रेम है। कोई तो हम लोग आप जब विधानसभा में जाते हैं, सारे विधायक वहाँ वाद विवाद हम लोग देखते हैं, उसके बाद आम लोगों में ये उत्सुकता रहती है कि क्या ये वाकई में अंदर लड़ते हैं, बाहर आकर भी इसी तरीके से होता है? ये इसकी क्या सच्चाई है? जो है वो दिल से हूँ, बाहर सब ठीक। मेरे कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मैं जो बोलता हूँ वो दिल से बोलता हूँ और ये बिना देखे हुए बोलता हूँ कि इसका क्या असर होगा, क्योंकि भगवान ने, जनता ने हमको भेजा है तो हम अपनी बात विधानसभा में तो कहें कम से कम। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले एक खबर हम लोग देख रहे थे और एक ऐसा वाकया जो हमने कवर भी किया था कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर अपने आवास पर थे और एक अध्यापक आता है और 5,000 रुपये की रिश्वत का लिफाफा उनको देता है, मिठाई का डिब्बा देता है। उसके बाद वो पुलिस को बुलाते हैं, मीडिया आती है और सारा कवर करते हैं। आपके साथ कभी ऐसा वाकया हुआ, किसी ने आपको ऑफर की हो रिश्वत के, विधायक जी ये लीजिए मेरा काम हो, या फिर ऐसा आपने कुछ कभी देखा हो? नहीं, मैं जब पत्रिका में था उस समय मेरा मकान बन रहा था, तो एक वकील ने कहा कि आपको मैं 1 लाख रुपए दे सकता हूँ। ये 95 की बात है और आपका मकान बन रहा है और मेरे को पता है कि आपको पैसे की जरूरत है, लेकिन आप मेरा इस चीज में सहयोग कर दीजिए। मैंने कहा रुपए अपने पास रखिए, मेरे से जो सहयोग हो सकेगा मैं वैसे ही कर दूंगा। और राजनीतिक जीवन में कभी न तो मेरे को कोई कहता है, न मैंने कभी स्वीकार किया है, न इच्छा रखता हूँ। पत्रकार था तब मुझे ये पता है कि राजस्थान का कोई भी अफसर मेरे से फ़ोन करने के अंदर भयभीत रहता था, क्योंकि मैंने उस तरह के संबंध ही कभी नहीं रखे। और आज भी स्थिति ये है कि क्षेत्र के अंदर मैं जिसके लिए जो भी कर सकता हूँ वो करता हूँ। मेरे को अगर ये भाषा आती होती तो फिर राजनीति में क्यों जाता? अच्छा, ज़्यादा आप किताबें पढ़ते हैं या मोबाइल यूज़ करते हैं? कई सारे ये जानना चाहते हैं, क्योंकि आपका जो व्यक्तित्व है ना, उससे कई लोग प्रभावित हैं, चाहे राजनीति के क्षेत्र की बात करें या फिर पत्रकारिता क्षेत्र की बात करें। किताबें पढ़ना, पॉलिटिकल किताबें और बायोग्राफी, ये दोनों आपको पसंद है? ये मेरे को पसंद। और साथ साथ में कभी मोबाइल भी देख लेते हैं? हाँ। आपको गाड़ी कौन सी पसंद है नेताजी? मेरे को देखिए गाड़ियों की कोई जानकारी नहीं है। आप बैठ जाते हैं? मैं तो बैठ जाता हूँ। और शुरू में मेरे को फ्री में कुछ महीनों के लिए एक जोधपुर के व्यक्ति थे, उन्होंने 800 दी थी। उसमें संजोग से
आदरणीय भैरव सिंह जी भी बैठे, हाँ। मोदी जी भी बैठे आपकी गाड़ी में? और अशोक गहलोत जी भी बैठे। अच्छा। और सबसे बड़ा संकट हो गया कि जब अशोक गहलोत जी बैठे हाँ। तो मेरे को, वो बाफना जी के फ्लैट में रहते थे और सामने आना था इसमें लक्ष्मी विलास होटल के अंदर। तो मैंने स्पष्ट कह दिया, मैंने कहा साहब देखिए मोड़ना उड़ना ज्यादा मेरे बस की बात नहीं, मैं पहुंचा दूंगा। ऐसे ही जब आदरणीय मोदी जी को राजा पार्क से आना था तो उस समय मैंने कह दिया, मैंने कहा साहब देखिए शीशा खुलेगा और बंद होगा नहीं, ये जितना खुला है उतना ही खुला रहेगा। ये कौन से सन की बात है? ये बात है 98 के नीचे, 98 में। अभी जब कभी आप मोदी से मिलकर ये चर्चा होती है, ऐसी कभी बातें चीतें होती हैं? देखिए मोदी जी साहब से प्रधानमंत्री बनने के बाद में कभी कोई चर्चा हुई है तो वो सिर्फ राजनीतिक हुई है, कोई मामूली कोई विषयों के ऊपर। लेकिन ये है कि उन्होंने एक हक दिया अपने से जूनियर व्यक्ति को, जब वो संगठन महामंत्री थे और आस्थान पत्रिका है, मैं खबर लिख रहा था, मैंने हाथ जोड़ के उनसे निवेदन किया कि भाई साहब मैं खबर पूरी कर लेता हूँ। अच्छा, ये आपका उनके साथ का अनुभव है। महानगर टाइम्स में वो आए तो 4 मंजिल 50 गज की बिल्डिंग अपनी, तो उसके अंदर वो सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के 4थी मंजिल पर मेरा कमरा, और उनके आओ भगत कैसे करें। उस समय कोको कोला भी वो बर्फ डाल करके और वो जमीन के अंदर रखता था दबा करके, लेकिन ला करके फिर ये हुआ कि खोले कैसे, हमारे पास तो पैसे ही नहीं कोको कोला पीने के लिए। तो एक व्यक्ति ने दरवाजे के अंदर उसका ढक्कन दबाया और खोला, और मैंने उनसे निवेदन किया कि साहब कम से कम ये तो स्वीकार करिए। ये हमारे दर्शकों ने, जब हम आपका इंटरव्यू करने वाले थे उससे पहले हमने दर्शकों से पूछा कि भाई हम विधायक जी का इंटरव्यू कर रहे हैं तो क्या क्या सवाल उनको पूछना चाहिए, तो उनका एक बड़ा अच्छा किसी का सवाल आया है कि ऐसा कोई वाकया हो जब विधायक जी, आप चाहे राजनीतिक क्षेत्र में रहे हो या पत्रकारिता के क्षेत्र में, आपको कुछ देख करके दुख हुआ और आप भावुक हो गए हो, आपकी आंखों में आंसू आ गए हो? नहीं, पत्रकार के रूप में तो हमेशा ही होता था। जैसे एक बहन भाई आए पत्रिका कार्यालय में, उसके साथ बच्ची के साथ में रेप हुआ था। तो जाने के बाद में जो क्राइम रिपोर्टर थे उनको मैंने कहा, क्योंकि मैं सीनियर था, मैंने कहा इसकी जगह अगर अपनी बहन होती तो क्या हम इसी तरह बात करते, पाँव पर पाँव रख करके। तो मेरा सबसे बड़ा जो पहलू है, जो आदरणीय भैरव सिंह जी से मैंने सीखा, जो मैंने गरीबी में देखा, वो पहलू ही दर्द है, इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। आप अगली बार चुनाव लड़ना चाहेंगे? कोई ज़रूरी नहीं है। इच्छा है मन में? नहीं, मैं कह रहा हूँ कोई ज़रूरी नहीं है। अगर ऐसे हालात बने तो लड़ने से पहले सोचूंगा कि लड़ने का फायदा क्या है। फायदे का मतलब मैंने 5 साल के अंदर जो काम किए उसको मैं आगे बढ़ा सकता हूँ कि नहीं बढ़ा सकता हूँ। चुनाव लड़ना मेरा इस बार भी उद्देश्य नहीं था और अगली बार भी नहीं रहने वाला। हम लोग तो हवा के झोंके हैं, इधर बह गए उधर बह गए। एक सवाल बड़ा रोचक है, हालांकि आप उसका क्या जवाब देंगे। किसी ने लिखा है कि बीजेपी और आरएसएस में क्या फ़र्क है, आप क्या समझते हैं? देखिए, आरएसएस और बीजेपी में तो बहुत गहरा फर्क है। आरएसएस है वो इस सोच का है कि इस देश में रहने वाले लोग जो राष्ट्रीयता और यहाँ की एकांतिक निष्ठा रखते हैं वो लोग हिंदू हैं, इस सोच के हैं। लेकिन बीजेपी में तो अल्पसंख्यक मोर्चा भी है। तो संघ की सोच है वो हिंद महासागर की तरह है और भारतीय जनता पार्टी की सोच है वो गंगा यमुना की तरह से है। भैरव सिंह जी शेखावत के बारे में अगर आपको 2 पंक्तियों में कुछ कहना हो, पूरी बात की सार कहनी हो, क्या कहेंगे आप? मैंने जगह जगह पढ़ा है, खास करके जब गांधी जी की मृत्यु के 50 साल बाद उनकी वार्षिकी निकाली गई तो संभवतः आइंस्टीन ने कहा था कि ऐसा कोई व्यक्ति वह होगा, इस पर लोग विश्वास करेंगे कि नहीं। मेरे को लगता है कि भैरव सिंह जी शेखावत ऐसे व्यक्ति हुए हैं कि वैसा व्यक्ति कोई हो सकता है
इसका विश्वास करना कठिन होगा। वो महान व्यक्ति थे। खैर, उनके आज कौन उनको आदर्श नहीं मानता भैरव सिंह जी को, कौन पढ़ना नहीं चाहता, कौन उनसे सीखना नहीं चाहता। अगला किसी ने सवाल बड़ा रोचक किया है कि पूछना कि आप विधायक जी को कि आपका कोई मुसलमान दोस्त है? देखिए, दोस्त जिस तरीके से मैंने कहा हंसी ठाके, वो वाले तो अपन नहीं मान सकते, लेकिन जिनको मैं मोबाइल करके पब्लिक में भाषण दिलवा देता हूँ वो हैं अशफाक उल्ला खान, जो अशफाक उल्ला खान के पौत्र हैं, उनके भाई के पौत्र हैं। तो जैसे कई बार हमारे यहाँ सिविल लाइन्स विधानसभा क्षेत्र के अंदर जहाँ पर सब वर्गों के लोग ये होते हैं, तो मैं उनको बताता हूँ कि अब शहीद अशफाक उल्ला खान जी के पौत्र अशफाक उल्ला खान जी आपके सामने भाषण देंगे, और वो भाषण दे देते हैं। हाँ। ऐसे ही हमारे बिस्मिल्ला खान जी के पोते हैं नासिर जी, जिनको अभी नासिर, तो उनको हनुमान चालीसा वाराणसी के लोकसभा चुनाव के दौरान की थी 1 लाख लोगों की, तो उसमें वही शहनाई बजा रहे थे। नासिर जी है। अच्छा। ये हैं अपने अशफाक उल्ला जी हैं। अपने बहादुर शाह जफर के जो नवासे थे नवाब साहब, वो चले गए 3 साल पहले। उनकी बेगम साहबा से कभी साल 6 महीने में पूछ लेता हूँ कि कोई हमारे लायक कोई बात हो तो बताइए। मेरे बेटे की शादी में वो वाराणसी गए थे। अच्छा। हाँ। अच्छा, मेरे बेटे की शादी के अंदर अशफाक उल्ला जी और ये सब मौजूद थे। अच्छा, तो मतलब ऐसा जो लोगों में मेंटलिटी है वैसा कुछ भी नहीं? नहीं, हम उनको अलग मानते ही नहीं हैं। अगर परकीय आक्रमणों के कारण हमारे लोग उस दर्द को नहीं सह पाए और किसी अन्य उसमें चले गए मत के अंदर, तो उससे हमसे अलग कैसे हुए, ये मेरे नहीं समझ में आता है। अच्छा, एक और सवाल है सर, आपकी जो सैलरी आती है, आप जो विधायक बने, उससे आप क्या करते हैं, कहाँ यूज लेते हैं? अभी तक 1 पैसा खर्च नहीं किया है सैलरी का। और उसका कारण है कि मैंने जो 4-5 साल के अंदर जुटाया हुआ था, जब मैं इसका सूचना प्रसारण मंत्रालय में एडवाइजर था और उस समय की थी, तो रोटी तो घर की खाता हूँ, उसमें तो मेरे को कुछ चाहिए नहीं। तो मैंने क्या किया, वो जो FDR बनी थी उसको तोड़ने लग गया हूँ। तो मेरे 1.5 साल के अंदर लगभग 16-17 लाख रुपए उस FDR से कम हो गए। अब खर्चा भी ज्यादा जगह के ऊपर ये जो अपनी सैलरी है, मैं सोचता हूँ कि ये FDR खत्म हो जाएगी तो उतनी ये हो जाएगी, एक नई FDR तैयार हो जाएगी। अच्छा, एक ये भी पूछा है कि जब भी कोई राजस्थान में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा होता है, तब आपको और बाल मुकुंद जी आचार्य को आगे करते हैं और वो आप बड़े प्रखरता से उन दोनों को चीज़ों को जोड़ते हैं, ऐसा कुछ है या फिर आप अपने विवेक से? देखिए, मेरे को कोई आगे नहीं कर सकता। मेरी जो निश्चित धारणाएं हैं उनको बदलने के बाद में मेरे जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं है। और आपको जानकर मतलब थोड़ा सा अलग भी लग सकता है, बनास नदी में 9 लोग यहाँ के डूबे हैं, वो 3 परिवारों से जुड़े हुए थे। उनके परिवारों में गया तो मेरे को इतनी तकलीफ हुई देख करके। छोटे छोटे बच्चे, एक के 3 बच्चियां, तीनों की शादी बाकी है, और जो बड़ी वाली थी वो विधवा हो गई। मैंने कलेक्टर साहब को रिक्वेस्ट की, ये उस समय इनके पास टोंक का भी चार्ज था, और मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि साहब इनको मुआवजा दीजिए। आप ही की विधानसभा क्षेत्र के? हाँ, जो दो उसमें से 8 लोग हमारी भी 7 लोग हमारी विधानसभा के थे और 2 लोग आदर्श नगर के थे। और कलेक्टर साहब ने मेरे को जवाब दिया कि निश्चित करेंगे, और किया। दूसरी चीज, ऐसी भी 1-8 घटनाएं हुई है, उसको मैं उस रूप में नहीं देखता। जैसे कोई माँ मेरे को फोन की एक बार कि दफनाने के लिए पैसे मिले। मैं गया और मैंने कहा कि आपको कभी भी कोई बात हो आप मुझे बताइएगा। मैं इस रूप में देखता ही नहीं हूँ। मेरे को ये पता है कि यह देश है, ये स्वाभाविक रूप से हिंदू राष्ट्र है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। हमारी वही संस्कृति, हमारी वही सोच, उसी के आधार पर हमारा देश चल रहा है। तो उसके लिए हम अगर ये कहें कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, है ही हिंदू राष्ट्र, उसमें क्या बनाने की जरूरत है? तो इसलिए सोच का फर्क है। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ, तो इसलिए हूँ कि मैं संघ के विचारों को जीने की कोशिश करता हूँ,
डॉक्टर हेडगेवार जी मेरे को दुनिया के सबसे बड़े महापुरुष लगते हैं। 50 वर्ष की उम्र के अंदर उन्होंने अपने का रोम रोम गला करके एक ऐसा संगठन खड़ा किया जो 100 साल बाद विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के फैसलों के अंदर हिस्सेदार है। कोई कर सकता है ऐसा व्यक्ति? आज सारी विचारधारा है सब खत्म हो गई, लेकिन एक व्यक्ति जो डॉक्टर के पोस्ट डॉक्टर बन करके और बच्चों में अपना जीवन लगा दिया, राष्ट्र के लिए लगा दिया, तो मेरे जो सोचने के तरीके हैं वो ये सब। वो अलग है, सवालों का पुलिंदा बड़ा लंबा है, लेकिन अभी आपने अधिकतर मेरे सवाल हैं उनका जवाब ऐसा ही दे दिया। यही एक खूबी होती है पत्रकार से बने एक नेता में। अब कुछ अपन अनौपचारिक बिना सवालों के जैसे बातचीत कर लें। अगर राजस्थान के कुछ नेताओं का मैं नाम लूँ जिनमें से आपको कहना हो, एक शब्द में उनका आपको बताना हो, तो आप क्या कहेंगे? वसुंधरा राजे जी। विजनरी। अशोक गहलोत। एक सज्जन नेता। सचिन पायलट। बहुत कुछ बनने का मन है। हनुमान बेनीवाल। एक क्रांतिकारी टाइप नेता जो जगह की तलाश में है। किरोड़ीलाल मीणा। बहुत संघर्ष करने के कारण इनके लिए जो होना चाहिए था वो आज तक नहीं हो पाया। भजनलाल शर्मा। मैंने कहा कि एक कर्मठ व्यक्तित्व और गरीब परिवार से निकलने के कारण आम आदमी का दुख दर्द समझते हैं, और परिवार जिस तरह से आध्यात्मिकता और जनसेवा से जुड़ा हुआ है, जिस पक्ष को लोग जानते नहीं हैं। रविंद्र सिंह भाटी। बहुत बढ़िया चेहरा है और प्रभु उनको आगे बढ़ाए। राजेंद्र राठौड़। राजेंद्र राठौड़ जी एक समाजवादी सोच के व्यक्ति हैं जिन्होंने एक मंत्री के रूप में छाप छोड़ी है, और शुरुआत में उनके क्षेत्र के लोग ईमानदार नेता के रूप में उनकी इज्जत करते रहे हैं। और डॉक्टर सतीश पूनिया। भारतीय जनता पार्टी को जिन लोगों की जरूरत है उनमें से सतीश पूनिया जी एक हैं। इनको कोई भी अवसर मिल सकता है। अब अपन केंद्र की तरफ चल लें। मोदी जी का तो आपने सब कुछ बता ही दिया है। राहुल गांधी जी के बारे में क्या कहेंगे? उतावले। दूसरा, प्रशिक्षण का अभाव। ये मैं 20 साल से कह रहा हूँ लोगों से कि इनके घर के अंदर जो मौतें हुई उसके कारण इनका जो प्रॉपर प्रशिक्षण होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। और इसका मेरे को दर्द भी है। मैं 20 साल से कह रहा हूँ लोगों से। लोगों का मतलब हमारे तो वही लोग हैं जो कांग्रेस के राजस्थान के नेता हैं, बाकी इससे मिलना नहीं, कि उनका जो प्रॉपर प्रशिक्षण होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। राजस्थान में अगली अगर सरकार किसी की भी बने, भाजपा की बने, तो आपके हिसाब से कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए? इसके लिए तो क्या कहा जाए। 3 साल बाद क्या स्थितियां होती है, क्या नहीं होती है, लेकिन कभी एक ये सुखद बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने अस्थिर राजनीति राजस्थान में नहीं की है। जैसे कांग्रेस के किसी भी नेता को हटाया ही गया है, चाहे वो चुनाव हार जाए तो हटा दें यहाँ से, और चाहे वो मुख्यमंत्री हो तो उनके खिलाफ विद्रोह हो जाए। हीरालाल जी शास्त्री, टीकाराम जी पालीवाल, मोहनलाल जी सुखाड़िया, अपने हरदेव जोशी जी, शिवचरण जी, जगन्नाथ पहाड़िया, सब के अंदर अस्थिर राजनीति का एक योग रहा है। और भारतीय जनता पार्टी में स्थिर राजनीति का योग रहा है। कभी भैरव सिंह जी को किसी ने बदलने की कोशिश पार्टी के अंदर आमतौर पर इस तरह से नहीं हुई। वसुंधरा जी जब तक नेता थी, वो 10 साल तक मुख्यमंत्री रही, उनके नेतृत्व को सबने स्वीकार किया। वही स्थिति भजनलाल जी की है कि आज नेता हैं तो सब लोग दिल से उनको स्वीकार। इस बार तो बदल दिया। कब? वसुंधरा जी को नेता के चुनाव में
नेता के चुनाव में। जैसे वसुंधरा जी 2 बार मुख्यमंत्री रही, तो ये विषय नहीं आया कि वसुंधरा जी को मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहिए। अगली बार हो सकता है कि पार्टी ये फैसला करे कि हम भजन लाल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, और हो सकता है किसी और को मौका देना चाहें, वो राष्ट्रीय नेतृत्व का विषय है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में सब जो कुछ चल रहा है, और अगली सरकार एक पल के लिए सोचे अगर कांग्रेस की पार्टी आती है तो कौन मुख्यमंत्री होना चाहिए आपके साथ? देखिए, गहलोत साहब के साथ ये है कि निश्चित रूप से गहलोत साहब की तुलना में सचिन पायलट जी को मैं महत्व नहीं देता। उसका कारण है कि सचिन पायलट जी कुछ भी हो, हमारे राजस्थान की धरा के प्रति प्रेम कहाँ से लाएंगे? यहाँ की मिट्टी को तकलीफ होगी तो उसके लिए तो वो मिट्टी अगले के शरीर में भी होनी चाहिए। तो ये जो जगह है इसके मैं मानता हूँ, लेकिन गहलोत साहब की उम्र जिस तरह की हो रही है, उसके अंदर उनका कद इस तरह का हो गया है कि वो मुख्यमंत्री के स्तर से ऊपर जा चुके हैं। उनको उनकी सहमति से कांग्रेस के किसी नेता को आगे किया जाए, उसमें स्वाभाविक रूप से इस समय जो महिमा मंडन है और जो आभा बनी हुई है, उसमें सचिन पायलट जी के अलावा और कोई नाम नहीं है। इसके बावजूद कुर्सी कभी खाली नहीं रहती है। कांग्रेस के अंदर ऐसे लोग निकल करके आ सकते हैं। अशोक गहलोत जी आए हैं ना, अशोक गहलोत जी आए हैं, वैसे ही कोई आ सकता है। पायलट जी भी हो सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के अंदर तो परिवारवाद है, जिसको वो चाहेंगे उसको बना देंगे। चलो, अब राजस्थान की आपकी पार्टी कुछ बात कर। भाई, इन दिनों सियासी गलियारों में ये चर्चा है कि राजस्थान में कुछ मंत्रिमंडल का बदलाव हो रहा है, मुख्यमंत्री बदलेंगे, ऐसा कुछ आप तक भी बातें पहुंचती हैं या सिर्फ सोशल मीडिया या वहाँ तक सीमित रह जाती है? देखिए, मैं आपसे एक तो बताऊं कि मेरी किसी से राजनीतिक बात होती ही नहीं, न तो पार्टी के अंदर होती है न पार्टी के बाहर होती है, क्योंकि मुझे ये मतलब कि पार्टी के माहौल से और ये सब ये लगता है, जैसे अगर मंत्रिमंडल के अंदर कुछ सीटें खाली हैं तो निश्चित रूप से पार्टी को 2 साल के बाद में ये सोचना ही चाहिए कि हमारे जो लोग हैं वहाँ पर लोकसभा चुनाव के अंदर हमारा क्या परिणाम रहा, अन्य उपचुनाव के अंदर क्या परिणाम रहे, कौन से लोग हैं जिनका कार्य संतोषजनक रहा, कौन से लोग हैं जो विधानसभा के अंदर ठीक से जवाब दे पाए, किनमें है ऊर्जा जिनका उपयोग अधिक किया जा सकता है। तो साफ सुथरे कपड़े पहनना कभी भी गलत नहीं है। संविधान के लिए सबसे ज़्यादा जो बदलाव की बात करते थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू करते थे। वो कहते थे जिंदा लोग कभी भी लीक पर नहीं चलते। नेहरू जी के भाषणों के अंदर मौजूद है। तो इसलिए अगर कुछ परिवर्तन होता है तो खुशी की बात है, और नहीं हो तो जो लोग हैं उन लोगों की वर्कशॉप हो, उनके काम हो, उन चीज़ों को आगे बढ़ाएं। लेकिन एक ईमानदार और कर्मठ सरकार जनता को नहीं मिलती है तो हम समय का हिस्सा होते चले जाते हैं। जनता बहुत तकलीफ में होती है। जब विधानसभा के राजस्थान में चुनाव हुए 2023, उसके बाद जब मुख्यमंत्री नाम की घोषणा हुई, उसके बाद जब मंत्रिमंडल का विस्तार होना था, नाम कहते हैं, एक नाम राजस्थान में बड़ा अच्छा गूंजा था, वो था डॉक्टर गोपाल शर्मा का कि मंत्री बनेंगे, लेकिन उस सूची में नाम नहीं आया। तो क्या प्रतीक्षा में है? क्योंकि आपने बताया कि आप संतुष्ट आदमी नहीं है, असंतुष्ट आदमी, आपको कुछ न कुछ करने के लिए अलग रहती है। नहीं, ये असंतुष्टि का प्रतीक नहीं है, ये आत्मावलोकन का प्रतीक है। कुछ करने का जुनून है, बस कुछ करने का जो जुनून है, उसके लिए मंत्री पद जरूरी हो ऐसा मेरे को लगता नहीं है। एक दायरा बढ़ जाएगा ना, वो अपने को लगता है। अपने को लगता है अगर किसी का अपना परिवार पूरी तरह से संतुष्ट है और हम उनको ठीक से कर पा रहे हैं, और एक आदमी फेल होकर के युगांडा का फलाना बना हुआ है जिसके लिए फांसी की सजा होनी चाहिए, तो दोनों की क्या तुलना। मंत्री होना अलग विषय है, जनता की सेवा करना अलग विषय है। मैं तो अपना जो महानगर टाइम्स है वो कोई पत्रिका भास्कर जब थे उस समय खड़ा हुआ था, तो उस समय भी कहीं कुछ गुंजाइश थी। तो विधायक के रूप के अंदर अगर मेरे अपने लोग जिन्होंने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया है उनके चेहरे पर अगर खुशी है और वो खुशी अगर किसी चीज़ से छिन जाए तो क्यों ऐसा काम हो। मैं आपको बताऊँ कि
ये विषय ही नहीं है मंत्री का कभी जीवन के अंदर। 1990 के अंदर आदरणीय भैरव सिंह जी ने कहा कि इसके अंदर एक पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं अपने आरटीडीसी के अंदर उपाध्यक्ष की, उसको राज्य मंत्री का दर्जा होगा। मैंने पैर छू लिए कि मेरा तो इस समय सबसे बढ़िया समय है। हाँ, मैं इस पर ध्यान दूंगा। सीएम साहब से कब मिले आखिर आप? उनसे तो कार्यक्रमों के अंदर मुलाकात होती है। व्यक्तिगत कभी मुलाकात करने गए? व्यक्तिगत गया था जिस दिन पार्टी लोकसभा के अंदर कम सीटें आई थी, मतलब जितनी अपेक्षित थी, तो मैंने कहा था कि हम सब लोग आपके नेतृत्व के अंदर बहुत मजबूत हैं और इस परिणाम से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कई लोग कहते हैं, विपक्ष भी कहता है कि भाजपा के जो विधायक हैं उनकी भी सुनी नहीं जा रही है, वो काम के लिए बोलते हैं, साहब ये काम है, होता नहीं है, अधिकारी जवाब कौन नहीं मना देते करेगा? हैं। ऐसा है क्या? कौन मना करेगा? मेरा अनुभव तो है नहीं। चाहे पुलिस के हों चाहे प्रशासन के हों, उनसे बहुत विनम्रता से, आग्रह से, प्यार से कहते हैं और वो स्वीकार करते हैं। क्यों मना क्यों करेंगे? वो हम कौन सा कह रहे हैं कि हमको पैसे चाहिए, हमको चाहिए ही नहीं कुछ, आपसे खाली काम चाहिए लोगों का। हो रहा है मेरा तो मतलब, मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आप ध्यान दें, अहिल्याबाई पार्क बन चुका है 300 में उसके ऊपर, कॉलेज खुल चुकी है, अहिल्याबाई की प्रतिमा सिविल लाइन्स विधानसभा में लग चुकी है 8 फीट की, 6 फीट की सावित्रीबाई फुले की लग चुकी है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का सामुदायिक केंद्र हो गया है, अटल जी की प्रतिमा लग चुकी है, ये जो अपना हटवाड़ा राधा हसनपुरा है इसकी जगह हरिपुरा हो चुका है, अपने अमरापुर सेतु का नाम ये अमरापुर हो गया। तो ऐसे जो भी चीज होती है, कोई भी अधिकारी क्यों मना करेगा? क्योंकि हमारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट है ही नहीं। अगले से पूछ लेते हैं आपका कोई इंटरेस्ट है क्या? है तो भूल जाइए, मैं हूं, आप मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करिए। और एक कांस्टेबल को हाथ जोड़ने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दिल से इतने मैं आपसे बताऊं कि सबसे ज्यादा जो मुझे प्रेम मिला है गरीबों से, ऑटो चलाने वालों से, जो ये बैंकों में और इन सब के अंदर गार्ड खड़े रहते हैं, ये सब लोग, ये मेरे अपने लोग हैं। बहुत ही सुंदर वार्तालाप सिविल लाइंस विधायक डॉक्टर गोपाल शर्मा जी से हुआ। उम्मीद है आप सबको पसंद आया होगा। कई सारे सवाल जो हैं अभी भी बाकी हैं, अगले कभी बातचीत होगी तब करेंगे। और ऐसी शख्सियत से बातचीत करना, उनकी बातचीत सुनना कौन पसंद नहीं करेगा। आप लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद।